नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। नई दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि जहां से अब प्रधानमंत्री का कार्यालय संचालित होगा। दोपहर करीब 1:30 पर उन्होंने परिसर के नाम का अनावरण किया। इसी कॉम्प्लेक्स के में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही देश की सत्ता केंद्र की नई शुरुआत मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि 2014 के बाद उपनिवेशिक प्रतीकों से आगे बढ़कर जन भावनाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में साउथ ब्लॉक का नाम सेवा तीर्थ सेंट्रल, सचिवालय का कर्तव्य भवन, राजपथ का कर्तव्य पथ और रेस कोर्स रोड का लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के स्वरूप में बनी थी। 2014 में देश ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का संकल्प लिया। उन्होंने इसे सत्ता के मिजाज को सेवा भाव से बदलने का प्रयास बताया। नए परिसर में बिखरे कार्यालयों को एकीकृत और आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्य वातावरण उपलब्ध कराया गया। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड, उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में जाने के अटकलों पर कहा कि इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटेगी। पाठक ने कांग्रेस और सपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया। मनरेगा बचाओ यात्रा पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कानून मजदूरों के हितों में है और यदि काम नहीं मिला तो ग्राम पंचायत पर पेनल्टी लगेगी। वंदे मातरम पर आपत्ति को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये आजादी के दीवानों का गीत है, इसका विरोध तुष्टीकरण ही राजनीति है। 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं,
इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, उनका प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लाइन आर्डर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब 4 बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, पूरी तरह से इन्होंने गुंडे माफियाओं की पौवारा कर दी थी। आज पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से मजदूरों के हित में और खासकर जो खेतीहर मजदूर हैं उनके हित में इतना बड़ा कानून लाने का काम किया है, और इनको मजदूरों की चिंता नहीं है। इनको चिंता ये है, इन्होंने जो गड़बड़ काम किए थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। आज जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों को जो 100 दिन का काम देने की बात कांग्रेस के रिजिम में हुई थी, उसको 125 दिन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, 100 दिन काम की गारंटी नहीं थी। यदि किसी गांव में उनके क्लेम के बाद काम नहीं मिलता है तो जुर्माना या पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से यदि कोई खेतीहर मजदूर गांव के अंदर काम मांगता है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो गांव में ग्राम पंचायत से काम मांगता है और काम नहीं दे पाते हैं, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी गांव। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में एक प्रेमी युगल के बैठने पर हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती साथ बैठे मौजूद थे, जिसे लेकर मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक पर हमला कर दिया। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक सूफियान को रेस्तरां से बाहर निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उनके खिलाफ यह आरोप भी लगाया गया कि वह हिंदू युवती को फंसाने की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरठ में आकांक्षा और शावेश की शादी का मामला अभी शांत नहीं हुआ। ऐसा एक मामला और सामने आया। थाना ब्रह्मपुरी इलाके में एक जिम ट्रेनर एक महिला के साथ बैठा हुआ था। बजरंग दल वालों को इसकी सूचना मिली और वो वहां रेस्टोरेंट में पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जिम ट्रेनर की जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनर सुफियान अपना नाम बदल कर राहुल रखकर उस महिला के साथ दोस्ती करता है, उसके साथ फिर संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि बजरंग दल के लोगों ने वहां पहुंच करके उसकी जमकर पिटाई कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद उसको वहां से इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख इंडिया वॉइस मेरठ। मेरठ में आकांक्षा। आज दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को एक युवती के साथ छेड़छाड़ की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाने की मिशन शक्ति टीम द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मैनपुरी में हिंदू सम्मेलन में सदगुरु रितेश्वर महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने जमीयत उलेमा ए हिंदू के बयान पर कहा कि देश के सभी 140 करोड़ लोग सनातनी हैं, केवल देश के लोगों की पूजा पद्धति बदली है। आपको बता दें कि हमारे पूर्वज एक ही हैं। भारत की जीवन पद्धति हिंदुत्व की है। 140 करोड़ भारतीय ही सनातनी और हिंदू हैं। हमारी संस्कृति एक है, लेकिन किसी कारणवश कुछ पूजा पद्धतियां अलग हुई हैं और हमारे यहाँ भी विभिन्न वर्गों में ऊंच नीचों में बंटकर हम कमजोर हुए। तो जब राष्ट्र मजबूत होता है तो हर व्यक्ति भी मजबूत होता है। इसके लिए हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है और हम चाहे साधु हों, संत हों, आप पत्रकार हों, कोई टीचर हो, वास्तव में हम सब इस राष्ट्र में वास करते हैं, तो इसे मजबूत करना हमारा पहला धर्म है। उसी धर्म का निर्वाह करें। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि टप्पा इलाके के एक निजी होटल में पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश में लुटेरे बाबर के नाम से मस्जिद स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन यदि बनानी है तो देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों को चढ़ाने के लिए बनी मस्जिद स्वीकार नहीं की जाएगी। अपने बयान में उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ऐसी मस्जिद बनी तो उसका
वैसा ही हश्र होगा जैसा अयोध्या में था। फिलहाल उनके इस बयान से सियासी हलचलों में तेज हो गई हैं। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन देश के लुटेरे बाबर के नाम से देश में मस्जिद स्वीकार नहीं होगी। मस्जिद बनाना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए। देश की आज़ादी में जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया है, उनके नाम से बनाइए। मस्जिद बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन देश के समाज के भारतीयों को चिढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद बनाना यह स्वीकार नहीं होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरदोई के मीतो गांव में किसान की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार मृतक के बेटे रंजीत की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। थी 10/11 की रात को एक वादी है रंजीत पुत्र हुकुम सिंह, उसने सूचना दी कि उसके पिता जो कि छप्पर में डेली सोते थे, डेली की बात ही उनका छोटा भाई गया और वहाँ देखा कि उनके पिता मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस पर मुकदमा अपराध संख्या 50/26 धारा 103 एक पंजीकृत किया गया। उसके लिए अनावरण हेतु टीम लगाई गई। टीमों के संदर्भ में ये प्रकाश तथ्य सामने आए हैं कि जो मृतक है, मृतक का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब महिला का पुत्र अर्ली मॉर्निंग वहाँ गया, देखा तो वो एक साथ मिले, जिस पर आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसमें उसने ईंट से वार करके हुकुम सिंह की मृत्यु पारित कर दी। इस पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करके विवेचना प्रचलित है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या रिलेशन है इनमें आपस में? आपस में इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, मृतक का और महिला का वियुक्ता जो पकड़ी गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर अब रामपुर से है, जहां वकीलों का प्रदर्शन उग्र हो गया। बीते 2 दिनों पहले जिला पंचायत परिसर में वकील फारूक की हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारी वकील अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गुस्साए वकीलों ने रामपुर नेशनल हाईवे को पिछले 2 घंटे से जाम कर रखा है, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अंबेडकर पार्क के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अजय कुमार द्विवेदी और विद्यासागर मिश्रा मौके पर पहुंचकर वकीलों को समझाने में जुटे हैं। प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। हमारा जज्बा हमारी पहचान है, हमारा जोश हमारी पहचान है, हमारी काबिलियत हमारी पहचान है। किसी दुनिया में किसी के माई के लाल के आगे हमारे आगे विश्वास रखता है। अगर हमें इंसान नहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में पिलखुआ पुलिस और स्क्वाड टीम ने सिखेड़ा बंबा के पास मुठभेड़ के बाद 31 जनवरी को हुई 64 लाख रुपए की हाईवे लूट का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान गिरोह का मुख्य सदस्य रईस पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने रईस समेत दानिश, जुनेद, सरफराज और रौनक अली को गिरफ्तार कर 44,37,000 रुपए नगद, कीमती मोबाइल फोन, 3 दोपहिया वाहन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। आरोपी को लंबा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। अन्य साथियों की तलाश जारी है। 31 जनवरी को एक पिलखुआ में लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक व्यापारी से 64 लाख की लूट बदमाशों ने की थी। इस घटना का आज हापुड़ की पुलिस ने और स्वाट टीम ने मिलकर के इसका जो है खुलासा किया है, जिसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। रईस पुत्र अनीस, दानिश पुत्र मकसूद, जुनेद पुत्र शाहिद, सरफराज पुत्र अतीक और रौनक अली पुत्र असफाक। इनके पास से टोटल 44,37,000 रुपए नकदी बरामद हुए हैं
और 2,94,000 का मोबाइल फ़ोन इन्होंने जो लूट के पैसे से खरीदा था वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इस तरह से कुल 47,31,000 रुपये पुलिस टीम ने बरामद किए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जिसपे बदमाश आए थे, बुलेट मोटरसाइकिल जिससे उन्होंने रैकी की थी, और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। ये 3 मोटरसाइकिलें पुलिस ने रिकवर किया है। साथ ही साथ एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा HDFC बैंक का एक चेकबुक भी पुलिस के इस घटना से रिलेटेड पुलिस ने रिकवर किया है। इस तरह से इस पूरे घटना का अनावरण पुलिस ने किया है। अभी इसमें 2 अन्य अपराधी जो हैं वो अभी बाहर हैं, उनकी तलाश 3 अन्य अपराधी अभी बाहर हैं इसमें, और जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अतिशीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रांची में सिविल कोर्ट को मिली धमकी के बाद अब DC ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी सक्रिय हो गए। DC ऑफिस परिसर में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आपको बता दें कि कार्यालय में मौजूद कर्मियों और आम लोगों के बीच कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि DC को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आने जाने वालों की सघन जांच शुरू कर दी गई। परिसर के हर कोने की गहन तलाशी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है और मामले को गंभीरता से ले रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चांडल प्रखंड के सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों के लिए खनन विभाग की हालिया कार्रवाई के बाद रोजगार संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि पत्थर खदानों और क्रशरों के बंद होने से मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। मजदूरों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान मजदूरों का आरोप है कि शहरबेड़ा निवासी विजय ततुबाई की शिकायत के बाद प्रशासन ने खदानों की कार्रवाई की है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। मजदूरों में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। ভাইয়ের ঘর আছে আনছি কেসার জাম করে নিয়েছে আমাদের কোনোই নাই কে খরচাপাতি কিছু নাই কাম দাম কিছু নাই তোমরা কি খাবো ছোট ছোট ছাড়া আছে আমাদের खेत बाड़ी नहीं किया चासी बासी नहीं किया किचू नहीं किया। आसपास के ग्रामीण लोग हैं, लोग द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि यहीं का स्थानीय एक है विजय तंतुबाई करके, कोई कहीं कहीं शिकायत करवा करके क्रेशो साथ हो गया, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। इसी संबंध में लोग अथी किया, हम आश्वासन दिए ठीक, हम लोग देखते हैं जांच पड़ताल करते हैं क्या केरसाबादी बंद है तो हमरा खाबार दुबार हमरा कथा पाबे जो रसु के जिन्ने खाबार दुबार चाना पोना छोटा छोटा আছে এখন কি করে আমরা কি করে খাবো। अगली खबर की ओर करते हैं। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुदेश कुमार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने पार्टी के चिन्ह का उपयोग किया, जो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। सुदेश कुमार ने संकल्प पत्र जारी करते हुए समय पार्टी के चिन्ह और पोस्टर का उपयोग किया। आपको बता दें कि जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। इस पर उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसा न करने की बात कही। सांसद मनीष जायसवाल ने सुदेश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी का पूरा सहयोग मिल रहा है। भाजपा का कार्यालय है और भाजपा समर्थित उम्मीदवार जैसे मैं हूँ, वैसे ही दूसरे पार्टियां अभी जो बताया सांसद पार्टियां भी ओपन से लिख रहे हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी, चाहे अन्य जो भी प्रत्याशी हो। अब चूंकि उनको यहाँ पे है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, तो हमारा भाजपा के लोग जो हम लोग के साथ जुड़े, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो नेचुरली है कि भाजपा के लोग हमको समर्थन देंगे। लेकिन चिन्ह है सर, यहाँ पर भाजपा का चिन्ह आचार संहिता उल्लंघन तो है। ये चिन्ह है विधायक, आगे आप देखिए जो बैन लगा हुआ है पोस्टर, उसमें कोई चिन्ह नहीं है। पीछे चूंकि विधायक का कार्यालय है, इसलिए उसमें आ गया होगा थोड़ा सा। घोषणा पत्र अगर वो जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे, इसका एक झलक उन्होंने इस घोषणा पत्र में
वो एक हाई फाई चीज नहीं है, जैसे वो ऐसा चीज जो कि कोई आदमी बोलना नहीं कर नहीं सकता है। ये आप लोग और भी लोग को देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें आ रही है जो डोमेन में नहीं है, जो नगर निगम के डोमेन में नहीं जाता वैसी बातें भी लोगों ने लिखी है। तो सुदेश जी ने अगला जो अपना प्रस्तुत किया है, और नगर का जो नगर की जो सरकार होती है वो बहुत मजबूत सरकार है, इसलिए यहाँ का जीना मरना जो रोज का जो जीना मरना है वो नगर निगम से। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दुमका नगर निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने दुमका पहुंचकर चुनावी रणनीति बनाई। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अमिता रक्षित का मनोबल बढ़ाता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी या किसी दल से समर्थन नहीं मांगा। अमिता ने कहा कि इस बार बीजेपी का समर्थन मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। दुमका के कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें इकलौती महिला प्रत्याशी अमिता रक्षित हैं। अपने आप को हम मैं जनता ने मेरा घर में आकर ताला लग गया था, आपको लड़ना होगा हमारे लिए, तो हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से हमने आप प्रेस पे भी बात अपने रख दिए है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। हमने साफ बोले हम अमिता रक्षित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। हम जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए थे। मेरा जनसंपर्क अभियान देखकर हमने पार्टी से रिक्वेस्ट नहीं है, पार्टी ने मेरा काम देखकर, मेरा जनसंपर्क देखकर, मेरा डिवोटेशन देखकर पार्टी ने हमको समर्थन दिया। हम पिछले प्रेस में भी बताए, हम इस समर्थन को स्वीकार करते हैं, मेरा आशीर्वाद मानते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जमशेदपुर के साक्षी निजी होटल में आज जमशेदपुर ट्रक सेंट्रल एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष जसबीर सिंह सिरे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को जय किशोर सिंह को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात रखी। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि 7,000 लोकल वाहन चालकों के कथित अध्यक्ष बताए जा रहे जय किशोर सिंह पर हमला और मारपीट की घटना अपने आप में गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो पूरे शहर में चक्का जाम की स्थिति बन जाती है। एसोसिएशन का कहना है कि जय किशोर सिंह का उनके संगठन से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जमशेदपुर ट्रक एवं ट्रेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हमारे सेक्रेटरी मनीष जी, वो हमारे ट्रेजरर रंजीत जी हैं। कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा है कि एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को रोड पे पीटा जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। ये सरासर गलत है। वो कोई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं है, वो सिंगल मैन आर्मी है। ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना वो ड्राइवर हैं। वो वहां रहते थे, कुछ गाड़ियां लगाते थे अपनी। वो उनका कोई अपना प्रॉब्लम है। वो उनकी हमसे वार्ता भी हुई थी। पहले वो बोलते थे हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, अभी वो ड्राइवर लोग के पक्ष में आ गए। वहाँ कोई भी कंपनी होती है तो वहाँ पार्क में ड्राइवर बैठे रहते हैं। वो उनको कभी बोलते हैं उनको आपको 60,000 भत्ता देना चाहिए, इतना देना चाहिए। 60,000 तो आजकल गाड़ी को नहीं बचता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बात हुआ था उनसे कि चलिए ठीक है, आपका कोई एसोसिएशन नहीं है, तब भी हम लोग आपकी बात सुनते हैं कि 804 रुपये डेली का सरकार का तरफ से निश्चिंत है, जो महीना का 21,000 रुपया होता है। हम लोग तो ड्राइवर को एक महीना का 30,000 जो पेमेंट देते हैं और डेली जो ट्रिप पे देते हैं उसमें 35,000 दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।